हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो हाई स्कूल की मैथमेटिक्स से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूनिक क्लास है। अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज हम लोग सीखने वाले हैं हाई स्कूल के गणित का भाग 2 यानी कि इकाई 2। और यहाँ से इकाई 2 से कुल 18 से 20 अंक के प्रश्न निर्धारित हैं, जिसमें पहला जो चैप्टर है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। यहाँ से 8 से 10 अंक के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान दें, क्या होता है रैखिक समीकरण। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा को समझें। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो वेरिएबल x और y में एक घातीय समीकरण, यह सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर इक्वेशन, x और y दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर यह सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है, यानी सरल रेखा का समीकरण है यह सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन की जो विशेषता है वो ये है, जैसे यह 2 डायमेंशनल है। यहाँ पर हमें 2 डायमेंशनल सरल रेखा यानी कि द्विविमीय सरल रेखा के बारे में डिस्कस करना है। और इसकी विशेषता ये होती है कि यह रेखा इधर भी इनफाइनाइट तक है और ये रेखा इधर भी इनफाइनाइट तक है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे एरो लगा देते हैं ताकि ये रुक नहीं रही है, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। और इनफाइनाइट तक का जो समीकरण होगा वो यही होगा। अगर यह इस रेखा का समीकरण है तो ये नहीं बदलेगा, इनफाइनाइट तक यही समीकरण रहेगा। या हम किसी छोटे भाग की बात करें, जैसे इस पार्ट का, जिसे हम लाइन सेगमेंट या रेखाखंड कहते हैं, इस रेखाखंड की बात करें तो भी समीकरण यही होगा। बीच के किसी पोर्शन की बात करें तो भी समीकरण यही होगा। या इस पूरे रेखा की बात करें इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक तो भी समीकरण यही रहेगा। इसमें समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दो वेरिएबल x और y में एक घातीय समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन को ही हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इसी तरह का दो समीकरण अगर रहे तो उसे रेखा युग्म कहते हैं, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसे कहा जाता है। तो जब ये इसी तरह के इक्वेशन दो इक्वेशन हो जाएं तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों समीकरण क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये दोनों समीकरण लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, रेखा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक को हम L1 नाम दे रहे हैं, L1 सच दैट ये भी एक रेखा हो गई, और ये L2 सच दैट ये भी यह एक रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। अब एकदम आपको क्लियर हो गया होगा कि x और y में जो एक घातीय समीकरण होता है वह एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक रेखा को रिप्रेजेंट करता है। यह रेखा बनती कैसे है? यह रेखा जब दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि जब दो प्लेन कहने का मतलब कि समतल, जब दो समतल आपस में मिलते हैं तो रेखा बनती है। जैसे आप जिस भी कमरे में बैठे हों उस कमरे के छत को देखिए और दीवार को देखिए, दीवार और छत जहाँ पे मिले होंगे एक लाइन बन गई होगी। जैसे आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे दो प्लेन है, एक देखिए ये हॉरिजेंटल प्लेन हो गया, हॉरिजेंटल समतल, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हॉरिजेंटल और परपेंडिकुलर ये दोनों जहाँ पे मिले होंगे वहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। आप यहाँ देखें बीच में एक लाइन फॉर्म हो गई है। तो ये लाइन कैसे बनी है? जब दो प्लेन आपस में मिले हैं तो एक रेखा को रिप्रेजेंट कर दिए, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल हो गया, ये 3 डायमेंशनल फिगर हो गए। ठीक, तो ऐसे ही ये 2 डायमेंशनल, तो हम लोग को जो डिस्कस करना है वो 2 डायमेंशन में हमें डिस्कस करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा रेखा क्या होती है। तो एक घातीय समीकरण कोई भी रहे जो दो चर में हो वो सरल रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह के दो समीकरण को हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, आप ध्यान से देखें। यहाँ से पहला जो प्रॉब्लम पूछा जाता है, ये जो दोनों लाइन है इन लाइन का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण
यहाँ पे ग्राफीय निरूपण, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है, इन्हीं दोनों समीकरण को हल किया जाता है। तो जब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पे एक x और एक y, एक x का मान आ जाएगा और एक y का मान हो जाएगा, यानी कि समीकरण का हल, समीकरण का हल। यहाँ जो हल है, हम लोग यहाँ पे 3 तरह से हल सीखने वाले हैं। पहला जो है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, और तीसरा जो है बज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, ये 3 तरीके से हम लोग इसके सॉल्यूशन को सीखेंगे। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है इसका, वो है इबारती प्रश्न, यानी वर्ड प्रॉब्लम, इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न में हम लोग को देखेंगे कि आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है, संख्या संबंधी प्रश्न देखा जाएगा, भिन्न संबंधी प्रश्न देखा जाएगा, दूसरे नंबर पे आयु संबंधी प्रश्न को देखा जाएगा, और जो इसमें तीसरा टॉपिक है वो चाल समय से संबंधित है। चाल समय इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो नाव वाले प्रश्न बनते हैं, नाव, स्टीमर, यहां से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। और जो चौथा प्रश्न यहां से बनता है, चौथे टाइप का प्रॉब्लम जो बनता है वो ज्यामिति से संबंधित। तो इस पूरे चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में हम लोग को क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद समीकरण को हम कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने की 3 विधियां निर्धारित की गई हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और बज्र गुणनखंड विधि। और तीसरा जो टॉपिक है ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो जिसमें संख्या संबंधी प्रॉब्लम आएगा, भिन्न संबंधी प्रॉब्लम आएगा, आयु संबंधी प्रॉब्लम आएगा, जैसे माता की आयु, पुत्र की आयु से संबंधित इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। फिर चाल समय वाले टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। इसमें नाव वाला जो प्रॉब्लम है काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। यही एक अकेले क्वेश्चन जो है लॉन्ग में पूछ दिया जाता है। और यहाँ पे ज्यामिति संबंधी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इतने तरह से आपसे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण को, तो अभी हम लोग पहले टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ग्राफीय निरूपण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 केस बनते हैं। सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें कि ये जो दोनों रेखाएं हैं L1 और L2, ये दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करें, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। ऐसे केस में अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो वहाँ पे एक और केवल एक ही हल मिलेगा। ध्यान दें, जैसे अगर एक पहली लाइन है, ठीक, और ये दूसरी लाइन है, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो यह एक ही पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। सपोज एक अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ जो अल्फा है, ध्यान दें, अल्फा जो है ये मूल बिंदु से यानी 0 0 से यहाँ से यह अल्फा दूरी हो जाएगा। और अगर हम बीटा की बात करें तो यहाँ मूल बिंदु से y अक्ष पर यहाँ से लंब डाल दीजिए, तो ये जो दूरी है ये वो बीटा हो जाएगी। एक x को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो है y को रिप्रेजेंट करेगा, y इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। और इसका एक और केवल एक ही मान होगा अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो ग्राफीय निरूपण में जो पहला केस है वो ये है कि जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें। प्रतिच्छेद करने का मतलब इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट करें
जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें। तो ऐसे सिचुएशन में जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके जो गुणांक होते हैं, दोनों लाइन के जो गुणांक होते हैं, उनमें क्या संबंध होता है, पहले हम लोग इसको जान लें। दोनों लाइन में जो संबंध होता है, दोनों लाइन के जो कोफिशिएंट हैं A1, A2, B1, B2, इसको जो वेरिएबल है उसका गुणांक कहते हैं, यानी कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे A1, B1, A2, B2 क्या हैं, यह x और y के क्रमशः गुणांक हैं और C1 और C2 अचर पद हैं। तो क्या संबंध होता है इन गुणांकों में, तो इनका जो रेशियो होता है A1 बटे A2 ये नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। तो पहले नंबर पे अगर हम बात करें कि इनके गुणांकों का जो रेशियो होता है वो बराबर नहीं होता है। दूसरी बात, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। कितने हल होंगे, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब एक और केवल एक, एक और केवल एक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। जब भी दो लाइन काटेंगे तो एक ही बिंदु पर काटेंगे। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे दो बिंदु पे कभी नहीं करेगा, तीन बिंदु पे कभी नहीं करेगा, एक ही बिंदु पे करेगा। तो इसलिए अद्वितीय हल हो जाएगा ऐसे केस में। और अद्वितीय हल होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर सॉल्यूशन मिलता है तो उस सिस्टम को या सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, यानी कि संगत। तो रेखा युग्म जो है वो संगत होगा। अगर हम इसमें तीसरी बात करें तो रेखा युग्म संगत होंगे। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछता है, दो समीकरण ऐसे दे देगा, कहेगा क्या यह रेखा युग्म संगत हैं, तो आप तुरंत इनके गुणांकों के रेशियो निकाल लीजिए, यानी कि x के गुणांकों का रेशियो और y के गुणांकों का रेशियो देख लीजिए। अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब अद्वितीय हल होगा, और जब अद्वितीय होगा तो रेखा युग्म यानी कि दोनों जो पेयर ऑफ लाइंस हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। रेखा युग्म क्या होंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो कितना आसान है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसको देखा जाए। सेकंड ये कि जब दोनों रेखाएं, ध्यान दें, जब दोनों रेखाएं एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करें, जैसे ये पहली लाइन है और यहीं पे दूसरी लाइन भी आ जाए, जो लाइन पहली लाइन पर ही दूसरी लाइन आ जाए, इसको कहते हैं कि जब दोनों रेखाएं समपाती हो जाएं, ठीक है, कोइंसिडेंट हो जाएं। तो जब दोनों रेखाएं समपाती हो जाएं, समपाती मतलब कोइंसिडेंट हो जाएं, जब दोनों रेखाएं समपाती हों तब इनके गुणांकों में क्या संबंध होगा। तो आप ध्यान से देखें, दोनों रेखाएं जब समपाती हो जाएंगी तो हर बिंदु इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, आप ऐसे समझिए, कितने बिंदु मिलेंगे। इस तरह से हर बिंदु इसका समीकरण, हर बिंदु ही संतुष्ट कर जाएगा। जैसे इन दोनों रेखाओं का केवल एक बिंदु संतुष्ट करेगा जहां पे कट कर रहा है, तो एक हल हुआ। एक हल को अद्वितीय हल कहते हैं। लेकिन जब ये दोनों लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हर पॉइंट वह जो है वो क्या हो जाएगा, हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कितने पॉइंट, जितने पॉइंट उतने सॉल्यूशन। तो कितने पॉइंट हो रहे हैं यहाँ पे, तो जितने पॉइंट यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेंगे, अनंत सॉल्यूशन मिलेगा, आप गिन नहीं सकते, अनेक हल होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अनेक हल होगा। पहली चीज तो यहाँ पे देखिए अनेक हल होगा। जब बहुत सारे हल होंगे तो अगर एक भी हल हो जाएगा तो रेखा युग्म संगत होता है, और अनेक हल है तो भी तो संगत ही होगा। तो यहाँ पे रेखा युग्म क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। और ऐसे सिचुएशन में इनके जो कोफिशिएंट का गुणांक है, कोफिशिएंट का जो अनुपात है यानी गुणांकों का जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी गुणांकों का जो रेशियो है, यानी x के गुणांक का रेशियो, y के गुणांक का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो, ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
और जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे? अनेक सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? अनेक हल होंगे। और तीसरी बात, जो रेखा युग्म संगत होगा कि असंगत होगा? तो यहां भी रेखा युग्म संगत होंगे, यानी कि कंसिस्टेंट होंगे। संगत को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट। यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो बस ये दो कंडीशन यहाँ पे हमने देखा ग्राफीय निरूपण का। पहला कंडीशन, जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो एक ही हल मिलेगा। जितने पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगी उतना हल, तो एक ही पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेंगी तो एक हल मिलेगा। दूसरे केस में क्या है कि हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि दोनों रेखाएं एक ही रेखा को रिप्रेजेंट करती हैं। इसे कहते हैं जब दोनों रेखाएं संपाती हो जाएं या कोइंसिडेंट हो जाएं, तो हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो अनेक हल हो जाएंगे। तो एक हल या दो हल या एक हल से ज़्यादा हल होते हैं तो जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी कि संगत हो जाएगा। अब तीसरा केस यहाँ पे ये बनता है कि तीसरी केस की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखें, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं ये तीसरी केस, केस थर्ड। केस थर्ड की अगर हम बात करें तो ध्यान दें, दोनों रेखाएं जो हैं वो समांतर हो जाएंगी। एक L1 है और एक L2 है। तो यहाँ पे L1 और L2 जो है, L1 और L2 दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। और जब दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो क्या कंडीशन होगा? किसमें? इनके गुणांकों में, इनके x के गुणांक और y के गुणांक के रेशियो में क्या इक्वलिटी होगी, क्या समानता होगा? तो इसके लिए आप ध्यान से देखें, तीसरे केस के लिए इनके जो गुणांक होंगे a1 बटे a2, ये जो है बराबर हो जाएगा b1 बटे b2 के, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है? समांतर हैं। लेकिन कांस्टेंट बराबर नहीं होगा, यानी कि नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अब चूंकि दोनों रेखाएं मिल ही नहीं रही हैं तो क्या इसके सॉल्यूशन होंगे? इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, यानी कि नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई हल नहीं होंगे। तो यहाँ पे अद्वितीय हल था, यहाँ पे अनेक हल था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये A, यहाँ पे B जो है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और C जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे है वो कि चूंकि दोनों रेखाएं समांतर हो गई और कोई हल नहीं हुआ, और अगर हल होता है तो कंसिस्टेंट, और हल अगर नहीं होता है तो इनकंसिस्टेंट, यानी कि असंगत हो जाएगा। तो रेखा युग्म क्या हो जाएंगे? असंगत। तो हमने तीन केस पढ़ाया। पहला केस, जब दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं तो अद्वितीय हल होगा, एक और केवल एक ही हल मिला। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर कोइंसाइड कर गई, यानी कि संपाती हो गई, तो अनेक हल मिल गए। और जब अनेक हल मिल गए तो रेखा युग्म क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट, यानी कि संगत हो जाएगा। लेकिन जब दोनों रेखाएं मिलेंगी ही नहीं तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, यानी कि नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। और जब कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा और रेखा युग्म असंगत हो जाएगा। तो यहाँ पे रेखा युग्म में क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन के ये तीन केस बनते हैं, तीन स्थितियां संभव थीं। हमने तीनों स्थितियों को डिस्कस कर दिया है। अब इन तीनों स्थितियों को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई भी, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक अच्छा नोट्स बना लीजिएगा। और अब हम इन तीनों स्थितियों को ऐसे दिखा दे रहे हैं, ध्यान दें। इस चार्ट की मदद से भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे 2 a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखें, ये रेखा युग्म है। अब ये रेखा युग्म में दो केस बनती हैं, एक होता है संगत और एक होता है असंगत।
अब ध्यान से देखें, संगत कब होगा? संगत मतलब कंसिस्टेंट, और असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। तो रेखा युग्म असंगत होगा और रेखा युग्म संगत होगा। तो जब संगत होगा तो इसके दो भाग होंगे। ये देखिए, गुणांकों में जो संबंध होगा a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। आप यहां पे देखिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो जो गुणांकों में संबंध होगा वो ये होगा। अगर असंगत होगा तो ऐसी सिचुएशन में जो गुणांक होंगे, गुणांकों में जो संबंध होगा वो क्या होगा? असंगत होगा। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो होगा, लेकिन नॉट c1 बटे c2। और अगर हम इसमें ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर इस तरह का स्थिति बनेगी, दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट करेंगी, और यहाँ पर जो दोनों लाइन होंगी, ध्यान से देखिए, दोनों लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर समांतर हो जाएगा। दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है ये ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसकी समझ हर बच्चे को होनी ही चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा इस तरह का जितने भी नोटिफिकेशन हो आप तक आसानी से प्राप्त हो सकें। अब हम जब सेकेंड क्लास यानी कि इसका जो सेकेंड लेक्चर होगा L2, उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। दो रेखा दिया रहेगा और उसका ग्राफीय निरूपण कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।